नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की उन अहम लड़ाइयों और संधियों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विस्तार का, आप कह सकते हैं, रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया और भारत की सियासत पर एक गहरा असर डाला। हम आज खास तौर पर बात करेंगे आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा और आंग्ल सिख युद्धों की। हाँ, ये वो दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक ताकत से बदलकर एक राजनीतिक शक्ति बन रही थी और इन युद्धों ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। तो सवाल ये उठता है कि ये युद्ध हुए क्यों? इनमें ऐसी क्या खास घटनाएं हुई? कौन सी वो संधियां थी जिन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया? और अंत में नतीजा क्या रहा? चलिए इसी पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से, है ना, मैसूर राज्य। 18वीं सदी के आखिर में मैसूर वाकई एक ताकतवर राज्य था। बिल्कुल, पहले हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान के नेतृत्व में अंग्रेजों की नज़र लगातार उन पर बनी हुई थी। तो मैसूर के साथ अंग्रेजों के कुल 4 युद्ध हुए। पहला वो चला 1767 से 1769 तक। इसकी मुख्य वजह क्या थी? वजह तो देखिए सीधी थी, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। वो अपना इलाका बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने 1766 में क्या किया कि हैदराबाद के निज़ाम से एक संधि कर ली ताकि मैसूर पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन हैदर अली भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। बिल्कुल नहीं। यहाँ उनकी कूटनीति देखने लायक है। उन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेज बंगाल जीतने के बाद अब दक्षिण में पैर पसारना चाहते हैं, तो उन्होंने फौरन निज़ाम और मराठों को अपनी तरफ कर लिया। और ये कमाल की बात इसलिए है क्योंकि मराठों से तो उनकी खुद की अनबन चलती रहती थी। अच्छा, तो उन्होंने अपने दुश्मनों को भी साथ मिला लिया? हाँ, कुछ वक्त के लिए। फिर हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ ही कर्नाटक के नवाब उन पर हमला कर दिया। हालांकि निज़ाम जो थे वो ज़्यादा देर टिके नहीं, जल्दी ही पलटी मारकर अंग्रेज़ों से फिर जा मिले। फिर भी हैदर अली बारी पड़े। हाँ, उन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार हराया। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा और मद्रास तक पहुंच गए थे हैदर अली। उन्हें संधि करनी पड़ी। ये थी 1769 की मद्रास की संधि। जी हाँ, इससे पहला युद्ध खत्म हुआ और ये साफ तौर पर हैदर अली की जीत थी। मजे की बात ये कि संधि में ये भी लिखा था कि अगर कोई तीसरा हमला करें तो अंग्रेज और मैसूर एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन ये वादा लगता है निभाया नहीं गया। दूसरा युद्ध हुआ 1780 से 1784 तक। इसकी क्या वजह बनी? वजह वही वादा खिलाफी। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो मद्रास संधि होने के बावजूद अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई मदद नहीं की। अच्छा। और ऊपर से 1773 में अंग्रेजों ने माहे पर हमला कर दिया। माहे फ्रांसीसियों के कब्जे में था और हैदर अली का दोस्त था। हैदर अली और फ्रांसीसियों की दोस्ती अंग्रेजों को बहुत खटकती थी। तो इस बार भी हैदर अली ने गठजोड़ बनाया? हाँ, इस बार भी उन्होंने मराठों और निज़ाम को अपनी तरफ लाने में कामयाबी पाई। पर इस युद्ध में एक अहम मोड़ आया 1781 में। पोर्टो नोवो की लड़ाई हुई। पोर्टो नोवो, उसमें क्या हुआ? वहाँ अंग्रेज जनरल थे आयोकूट, उन्होंने हैदर अली को हरा दिया। ये मैसूर के लिए आप कह सकते हैं एक बड़ा झटका था। और फिर 1782 में हैदर अली की मृत्यु भी होगी। हाँ, कहा जाता है कैंसर से। लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं, उन्होंने लड़ाई रोकी नहीं, जारी रखी। और ये युद्ध खत्म कैसे हुआ? ये युद्ध आखिर में 1784 में मंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। ये संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई। इसमें किसी की स्पष्ट जीत नहीं हुई, एक तरह से बराबरी का मामला रहा। पर शांति फिर भी नहीं हुई। तीसरा युद्ध भी हुआ 1790 से 1792 तक। हाँ, इस बार चिंगारी ये थी कि टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया था और त्रावणकोर अंग्रेजों का दोस्त राज्य था। तो अंग्रेजों ने इसे बहाना बना लिया। बिल्कुल। मामला इतना गंभीर हो गया कि इस बार गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद सेना लेकर मैदान में उतर आए। कॉर्नवालिस खुद आए? जी हाँ, उन्होंने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू सुल्तान ये युद्ध हार गए और इसके बाद हुई 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और सुनाइए, संधि बहुत कठोर थी टीपू के लिए। बहुत ज्यादा। इसकी शर्तें मैसूर के लिए वाकई अपमानजनक और कमर तोड़ने वाली थी। क्या थी वो शर्तें? क्या इतना बुरा था? सुनिए, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके साथियों मराठा और निज़ाम को देना पड़ा। आधा राज्य। आधा राज्य? हाँ, साथ ही युद्ध के हर जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए देने पड़े। उस जमाने में ये बहुत ही बड़ी रकम थी। और शायद सबसे बड़ी बेइज्जती ये थी कि टीपू को अपने 2 बेटों को
बंधक बनाकर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा जब तक कि वो पूरा हर्जाना चुका ना दे। बाप रे, आधा राज्य गया, इतना पैसा गया और बेटे भी गिरवी रखने पड़े। ये तो किसी भी शासक के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। बिल्कुल। इस संधि ने मैसूर को बुरी तरह से कमजोर कर दिया, पर टीपू ने फिर भी हार नहीं मानी थी। और यहीं से चौथे और आखिरी युद्ध की भूमिका बनी जो 1798-99 में हुआ। जी, टीपू ने अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने और अंग्रेजों को निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी। उन्होंने फ्रांस, तुर्की, अफगानिस्तान जैसे देशों से मदद लेने की कोशिश की। नेपोलियन से भी संपर्क साधा था। और अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। उन्हें बहाना मिल गया। उन्होंने कहा कि टीपू संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। इस वक्त लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। वेलेस्ली? ये वही सहायक संधि वाले। हाँ बिल्कुल, ये वही वेलेस्ली थे जो अपनी सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस के लिए जाने जाते थे। ये सहायक संधि मतलब एक तरह का मीठा जहर थी राज्यों के लिए। कैसे? क्या था इसमें? इसमें भारतीय राजा अपनी विदेशी नीति और सेना का कंट्रोल अंग्रेजों को सौंप देते थे। अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका पूरा खर्चा भी खुद उठाना पड़ता था। बदले में अंग्रेज उनकी सुरक्षा का वादा करते थे। असल में ये राज्यों को अंदर से खोखला करने का तरीका था। तो वेलेस्ली ने मैसूर पर सहायक संधि थोपने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने टीपू पर दबाव डाला, लेकिन टीपू ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो वेलेस्ली ने हमला कर दिया। अंग्रेजों ने फिर से श्रीरंगपट्टनम को घेरा। टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन मई 1799 में लड़ते हुए मारे गए। टीपू की मौत? हाँ, इसके बाद मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। पुराना वोडेयार राजवंश जिसे हैदर अली ने हटाया था, उसके एक बच्चे को नाम मात्र के लिए गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन असल में मैसूर अब पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। तो इस तरह मैसूर का अध्याय समाप्त हुआ। दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अंग्रेजों की नजर अब पश्चिम भारत की बड़ी ताकत पर पड़ी, मराठाओं पर। हाँ, मराठा साम्राज्य 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद उन्हें झटका जरूर लगा था, लेकिन पेशवा माधवराव प्रथम के समय में 1761 से 72 तक उन्होंने काफ़ी हद तक वापसी कर ली थी। पेशवा, आप जानते हैं, मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री जैसे होते थे। हाँ, असल ताकत उन्हीं के हाथ में होती थी। जी, अंग्रेज भी उनसे सीधे भिड़ने से बचते थे, लेकिन 1772 में माधवराव की अचानक टीबी से मौत हो गई और इसने सब कुछ बदल दिया। उनकी मौत के बाद क्या हुआ? उनकी मौत के बाद गद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो गया। उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने, पर उनके चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहते थे, वो खुद पेशवा बनना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? राघोबा ने, ऐसा कहा जाता है, नारायण राव की हत्या करवा दी और खुद गद्दी पर बैठ गए। लेकिन क्या मराठा सरदारों ने इसे माना? नाना फडणवीस जैसे लोग थे वहां। बिल्कुल नहीं। नाना फडणवीस और दूसरे बड़े मराठा नेताओं ने राघोबा का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने नारायण राव के नवजात बेटे माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित कर दिया। राघोबा को पुणे छोड़कर भागना पड़ा। और यहीं पर अंग्रेजों की एंट्री हुई। एकदम सही। सत्ता से बेदखल राघोबा मदद मांगने कहाँ गए? अंग्रेजों के पास, मुंबई। और वहां उन्होंने 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली। सूरत की संधि? इसमें क्या था? इसमें तय हुआ कि अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनने में मदद करेंगे और बदले में राघोबा उन्हें सालसेट और बसीन जैसे अहम इलाके देंगे। और इसी संधि से पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 शुरू हो गया। लेकिन इसमें भी एक पेंच था, है ना? बॉम्बे सरकार ने संधि की, पर कलकत्ता वाले खुश नहीं थे। हाँ, ये बात दिलचस्प मोड़ था। कलकत्ता काउंसिल में बैठे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत संधि को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने पुणे दरबार से 1776 में पुरंदर की संधि कर ली, जिसमें सूरत संधि को रद्द करने और राघोबा को पेंशन देने की बात थी। तो युद्ध रुक गया? नहीं, बंबई सरकार ने पुरंदर संधि को नहीं माना और लड़ाई चलती रही। इस युद्ध में काफी उतार चढ़ाव आए। 1779 में तालगांव में मराठों ने, खासकर महादजी सिंधिया के नेतृत्व में, अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। अच्छा। अंग्रेजों को बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसमें उन्हें जीते हुए सारे इलाके लौटाने पड़े। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे नहीं माना होगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बड़गांव संधि को रद्द कर दिया और नई सेना भेजी। लड़ाई फिर चलती रही, लेकिन कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकल पा रहा था। आखिर में 1782 में सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि?
ये महत्वपूर्ण थी। हाँ, काफी अहम थी। इसने पहले युद्ध को समाप्त किया। इसमें माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया, अंग्रेजों को सॉल्सिट का इलाका मिल गया और राघोबा को पेंशन देकर किनारे कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस संधि से अगले 20 साल तक, मतलब मोटा मोटी 1802 तक, अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रही। लगभग 20 साल की शांति, लेकिन ये शांति भी आखिर टूट ही गई। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 तक। इस बार क्या वजह थी? फिर से अंदरूनी झगड़े? हाँ बिल्कुल, वही कहानी, मराठों की आपसी फूट। 1800 में नाना फडणवीस की मौत हो गई, जो एक तरह से मराठा संघ को जोड़े हुए थे। उनकी मौत के बाद मराठा सरदारों में सत्ता की होड़ और तेज हो गई। कौन थे मुख्य खिलाड़ी इस बार? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, दौलतराव सिंधिया थे और यशवंतराव होलकर थे। ये तीनों ही बड़े ताकतवर सरदार थे और आपस में ही लड़ रहे थे। तो इनके बीच क्या हुआ? यशवंतराव होलकर ने पूना में पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को हरा दिया। अब हार के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय डर गए और भागकर अंग्रेजों की शरण में चले गए। अंग्रेजों के पास? और फिर दिसंबर 1802 में उन्होंने बेसीन की वो बदनाम संधि कर ली। ये फिर से वही सहायक संधि थी? जी हाँ, बेसीन की संधि एक सहायक संधि थी। इसके तहत पेशवा ने अपनी आज़ादी लगभग पूरी तरह अंग्रेजों को सौंप दी। पुणे में ब्रिटिश सेना रखना माना, सूरत शहर अंग्रेजों को दे दिया और अपनी विदेशी नीति पर भी अंग्रेजों का कंट्रोल मान लिया। तो पेशवा ने तो एक तरह से मराठा स्वतंत्रता को ही बेच दिया। बाकी मराठा सरदारों की क्या प्रतिक्रिया हुई? जाहिर है वो भड़क गए। सिंधिया और भोंसले नागपुर के शासक को लगा कि पेशवा ने मराठा शान और आज़ादी का सौदा कर लिया है। होलकर शुरू में इस लड़ाई से थोड़ा अलग रहे। सिंधिया और भोंसले ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और 1803 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। लेकिन नतीजा क्या निकला इस दूसरे युद्ध का? अंग्रेज इस बार ज्यादा तैयार थे। लॉर्ड वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने और नेपोलियन को हराया, ने सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने पहले भोंसले को हराया और देवगांव की संधि दिसंबर 1803 की, फिर सिंधिया को हराया और सूरजी अर्जुन गांव की संधि दिसंबर 1803 की। इन संधियों में मराठों को क्या देना पड़ा? बहुत कुछ। कटक, बालासोर यानी उड़ीसा का बड़ा हिस्सा, गंगा यमुना के बीच का दोआब, अहमनगर किला, ये सब बड़े और कीमती इलाके अंग्रेजों को मिल गए। और होलकर, वो भी लड़े थे? हाँ, यशवंतराव होलकर अकेले लड़ते रहे और उन्होंने दिल्ली तक चढ़ाई करके अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लेकिन आखिर में उन्हें भी 1805 के अंत में राजपुर घाट की संधि करनी पड़ी। इस दूसरे युद्ध ने मराठा ताकत की कमर लगभग तोड़ दी थी। और फिर तीसरा और अंतिम युद्ध, इसकी क्या कहानी? हाँ, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये वॉरेन हेस्टिंग्स से अलग थे, गवर्नर जनरल थे। इसकी तात्कालिक वजह बनी पिंडारियों के खिलाफ अंग्रेजों की कार्रवाई। पिंडारी कौन थे? पिंडारी असल में लड़ाकों के दल थे जो मराठा सेनाओं के साथ सहायक के तौर पर चलते थे, पर बाद में लूटमार करने लगे थे। उन्हें अक्सर मराठा सरदारों की शह मिली होती थी। जब अंग्रेज़ों ने पिंडारियों का दमन शुरू किया तो इसे मराठों ने अपने मामलों में दखलंदाजी माना। और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इसे एक मौके की तरह देखा। हाँ, उन्होंने सोचा कि ये बेसिन की सहायक संधि से छुटकारा पाने और मराठा संघ को फिर से खड़ा करने का शायद आखिरी मौका है। उन्होंने अंग्रेज रेजिडेंसी पर हमला कर दिया। लेकिन क्या वो कामयाब हुए? नहीं, ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। अंग्रेजों ने पेशवा, भोंसले, अप्पा साहेब और होलकर, मल्हार राव होलकर तृतीय की बची खुची सेनाओं को अलग अलग लड़ाइयों में बहुत आसानी से हरा दिया। और फिर संधियां हुई? हाँ, जून 1817 में पेशवा के साथ पुणे की संधि हुई, जिसने पेशवा का पद ही खत्म कर दिया। पेशवा का पद ही खत्म? जी हाँ, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। नवंबर 1817 में सिंधिया से ग्वालियर की संधि और जनवरी 1818 में होलकर से मंदसौर की संधि हुई। इन संधियों ने मराठा सरदारों को पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर दिया। तो 1819 आते आते मराठा साम्राज्य, जो कभी मुगलों को टक्कर देता था और दिल्ली तक जिनका दबदबा था, वो इतिहास बन गया। उसका ज़्यादातर हिस्सा सीधे ब्रिटिश राज में मिल गया। बिल्कुल। दक्षिण और पश्चिम पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों का अगला निशाना बना उत्तर पश्चिम का शक्तिशाली सिख साम्राज्य, खासकर महाराजा रंजीत सिंह के गुजर जाने के बाद। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने तो एक बहुत ताकतवर राज्य खड़ा किया था। बिल्कुल।
महाराजा रंजीत सिंह ने 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में पंजाब की जो बिखरी हुई सिख मिसलें थीं, यानी अलग अलग समूह या इलाके, उनको एकजुट करके एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। रंजीत सिंह खुद सुकरचकिया मिस्ल के थे। कहाँ तक फैला था उनका राज? उनका राज कश्मीर से लेकर पेशावर और मुल्तान तक फैला था। लाहौर उनकी राजधानी थी। उनकी फौज, जिसे फौजे खास कहते थे, वो यूरोपियन अफसरों द्वारा ट्रेनिंग पाई हुई, बहुत अनुशासित और आधुनिक थी। अंग्रेजों के साथ उनके रिश्ते कैसे थे? टकराव था या समझौता? देखिए, 1809 में रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की थी। इसने सतलुज नदी को दोनों के राज्यों के बीच की सीमा मान लिया था। जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहे, यानी 1839 तक, उन्होंने अंग्रेजों से मोटा मोटी बराबरी के रिश्ते बनाए रखे। वो बहुत समझदार शासक थे। अंग्रेज भी उनकी ताकत से वाकिफ थे और उनसे सीधे टकराने से बचते थे। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बदल गए। हाँ, बहुत तेजी से बिगड़े। लाहौर दरबार में साजिशें, कत्ल और गुटबाजी का दौर शुरू हो गया। कोई मजबूत नेता नहीं रहा। असली ताकत फौज के हाथ में चली गई, जिसे खालसा सेना कहा जाता था। खालसा सेना, वो तो बहुत ताकतवर थी, पर क्या वो नियंत्रण में थी? यही मुश्किल थी। खालसा सेना ताकतवर तो थी, पर अक्सर बेकाबू हो जाती थी और दरबार पर हावी रहती थी। गद्दी पर नाम के लिए रंजीत सिंह के नाबालिग बेटे दिलीप सिंह बैठे थे और उनकी मां रानी जिंदा संरक्षिका थी। और अंग्रेज इस अंदरूनी कमजोरी और अस्थिरता को देख रहे थे। बिल्कुल, वो मौके का इंतजार कर रहे थे। पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-1846 में। इसकी शुरुआत कैसे हुई? दिसंबर 1845 में खालसा सेना ने शायद दरबार के कुछ नेताओं के उकसावे पर या अपने ही जोश में आकर सतलुज नदी पार कर ली, जो अमृतसर संधि का उल्लंघन था। हाँ, अंग्रेजों ने इसे फौरन संधि का उल्लंघन माना और जंग का ऐलान कर दिया। क्या वो तैयार थे इसके लिए? लगता तो यही है कि वो तैयारी कर रहे थे। रंजीत सिंह की मौत के बाद से ही उनकी नज़र पंजाब पर थी। मुदकी, फिरोज शाह, आलीवाल और सोबराओं जैसी कई जोरदार लड़ाइयाँ हुई। और सिख कैसे लड़े? सिख सिपाही बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़े, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके नेताओं में एकता नहीं थी। लाल सिंह और तेजा सिंह जैसे सेनापतियों पर तो गद्दारी के भी आरोप लगे। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि सिख हार गए। फरवरी 1846 में सोबराओं की निर्णायक हार के बाद मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई। इस लाहौर संधि में क्या शर्तें थीं? सिखों को सतलुज नदी और ब्यास नदी के बीच का जालंधर दोआब का इलाका अंग्रेजों को देना पड़ा। उन पर 1.5 करोड़ रुपए का भारी हर्जाना लगाया गया। 1.5 करोड़? क्या वो चुका पाए? नहीं, वो इतनी बड़ी रकम नहीं चुका पाए। तो बदले में उन्हें कश्मीर और हजारा का इलाका जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेचना पड़ा, जिन्होंने युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। यानी कश्मीर ऐसे बिका? हाँ, गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को 75 लाख रुपए दिए और कश्मीर के महाराजा बन गए। संधि में दिलीप सिंह को महाराजा बने रहने दिया गया, लेकिन लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिया गया और सिख सेना की संख्या भी बहुत कम कर दी गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, एक और संधि हुई थी, भैरोवाल की। जी हाँ, उसी साल दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि। इसके तहत दिलीप सिंह के बड़े होने तक पंजाब का शासन चलाने के लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक काउंसिल बना दी गई। दिलीप सिंह की मां और संरक्षिका रानी जिंदा को प्रशासन से पूरी तरह हटाकर पेंशन पर भेज दिया गया। तो इस संधि ने तो पंजाब को लगभग अंग्रेजों के हाथ में ही दे दिया। हाँ, फैक्टरी पंजाब एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया, नाम का सिख राज पर हुक्म अंग्रेजों का। फिर दूसरा युद्ध क्यों हुआ जब सब कुछ कंट्रोल में ही था? दूसरा युद्ध 1848-1849 भी जल्द ही शुरू हो गया। इसकी फौरी वजह बनी मुल्तान के गवर्नर दीवान मूलराज का विद्रोह। अंग्रेजों ने उन पर ज्यादा टैक्स लगाया और उन्हें हटाने की कोशिश की तो उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने 2 अंग्रेज अफसरों को मार दिया और ये विद्रोह फैल गया। हाँ, देखते ही देखते ये पूरे पंजाब में फैल गया। कई सिख सरदार जो अंग्रेजों के बढ़ते कंट्रोल से और पहले युद्ध की हार से नाराज थे, वो इस विद्रोह में शामिल हो गए। चतर सिंह अटारीवाला और उनके बेटे शेर सिंह अटारीवाला जैसे बड़े नाम भी थे। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे और वो तो अपनी हड़प नीति
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और साम्राज्य बढ़ाने की चाहत के लिए मशहूरी थे। तो उन्होंने इस विद्रोह को एक मौके की तरह देखा होगा। बिल्कुल, उन्होंने इसे पंजाब को पूरी तरह ब्रिटिश राज में मिलाने का सुनहरा मौका समझा। रामनगर, चिलियावाला और गुजरात में अहम लड़ाइयां हुई। चिलियावाला की लड़ाई के बारे में सुना है कि उसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ था। हाँ, चिलियावाला जनवरी 1849 में सिखों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन गुजरात की लड़ाई फरवरी 1849, जिसे तोपों की लड़ाई भी कहते हैं, उसमें सिखों की निर्णायक हार हुई। उनकी तोपें अंग्रेजों की तोपों के आगे टिक नहीं पाईं। और इस हार के बाद डलहौजी ने कोई देर नहीं की। मार्च 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का ऐलान कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को गद्दी से हटाकर पेंशन पर पहले फतेहगढ़ और फिर इंग्लैंड भेज दिया गया। और कोहिनूर हीरा? हाँ, मशहूर कोहिनूर हीरा भी उन्हीं से लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया, जो आज भी ब्रिटिश शाही खजाने का हिस्सा है। इस तरह रंजीत सिंह का खड़ा किया हुआ शक्तिशाली सिख साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। इस पूरी कहानी में एक और कड़ी है जिसका हमने संक्षेप में जिक्र किया था, नेपाल। अंग्रेजों का सामना उत्तर में नेपाल के गोरखाओं से भी हुआ। हाँ, वो भी एक अहम संघर्ष था। 1814 से 1816 तक आंग्ल नेपाल युद्ध चला। गोरखा बहुत ही बहादुर लड़ाके थे और उन्होंने पहाड़ी इलाकों में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। शुरू में अंग्रेजों को काफी मुश्किल हुई, लेकिन अंत में नतीजा क्या निकला? अंत में गोरखा हार गए और 1816 में सुगौली की संधि हुई। ये संधि अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी। इस संधि से अंग्रेजों को क्या मिला? इस संधि से अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी इलाके मिले, जो आज उत्तराखंड का हिस्सा हैं। सिक्किम पर से नेपाल का दावा खत्म हो गया। तराई का भी कुछ इलाका मिला और सबसे अहम, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना तय हुआ। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि आज भी भारत और नेपाल के बीच की सीमा का निर्धारण काफी हद तक इसी सुगौली संधि के आधार पर होता है। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने गोरखाओं की बहादुरी देखकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया, जो गोरखा रेजिमेंट आज भी भारतीय सेना का गौरव है। तो हमने देखा कि कैसे लगभग आधी सदी से कुछ ज्यादा समय में, मोटे तौर पर कहें तो 1790 से 1850 के दशक तक अंग्रेजों ने एक एक करके भारत की बड़ी देसी ताकतों मैसूर, मराठा और सिख को हराया और अपने साम्राज्य में मिला लिया या अपने अधीन कर लिया। बिल्कुल। आज हमने ये समझा कि कैसे अंग्रेजों ने लड़ाई, कूटनीति, सहायक संधि जैसे हथकंडों और भारतीय राज्यों के आपसी टकराव का फायदा उठाते हुए मैसूर, मराठा और सिख ताकतों को एक एक करके झुकाया और अपना साम्राज्य फैलाया। मद्रास, बैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, सालबाई, बेसिन, सुरजी अर्जुन गांव, लाहौर, सुगौली, ये संधियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे। ये वो मील के पत्थर थे जिन्होंने धीरे धीरे भारतीय शक्तियों की आज़ादी छीन ली और ब्रिटिश राज की नींव मजबूत की। तो चलते चलते एक आसान सा सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। बेसिन की संधि, जिसने दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका तैयार की और जो एक बहुत अहम सहायक संधि साबित हुई, वो किस किस के बीच हुई थी? सोचिएगा जरूर।